बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे। नए जोश और नए जज्बे के साथ और नया प्रोग्राम लिए एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी। मैं हूं नजफ राजा। गुड मॉर्निंग नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपका दिन जो है खुशगवार गुजर रहा होगा। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज इस हफ्ते का आखिरी शो है और आज का शो भी हस्बे रवायत मालूमात, तफरीह और दिलचस्पी से भरपूर होगा। प्रोग्राम में वो सब कुछ होगा जो आप देखना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं और जो आप दिल से महसूस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सियासत की। पीटीआई के केसेस फाइनल मरहले में दाखिल हो गए हैं। कौन सी बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, कौन रिहा होगा, कौन पकड़ा जाएगा, इस पर तफसीली तज्जिया होगा और इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे सोशल मीडिया पर फेक जॉब्स ऑफर्स के नाम पर नौजवानों को ट्रैप करने से कैसे बचाया जा सकता है। इस पर साइबर क्राइम के माहिर वकील के कानूनी मशवरे होंगे। सेहत पर भी बात करेंगे। बारिशों से जैसे कि आप जानते हैं कि जल्दी अमराज का ख़तरा बढ़ गया है। फंगस, एलर्जी और ख़ारिश के हर्बल इलाज पर माहिर हर्बलिस्ट के कुदरती और देसी टोटके होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी भी बरमूदा ट्रायंगल का मुअम्मा ना हल कर सकी, क्यों नाकाम रही और क्या कभी बरमूदा ट्रायंगल का राज खुलेगा भी या नहीं, इस पर भी खसूसी मेहमान के साथ खसूसी गुफ्तगू करेंगे। जबकि खेल के मैदान से हम आपको बताएंगे कि एशिया कप का शेड्यूल फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा, मसला क्या है और भारत की हठधर्मी की असल वजह क्या है। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम की शिकस्त की वजूहात क्या हैं और इस पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। आज IVF का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मसनूई तरीक़ा तौलीद कितना मौसर और महफूज है, इस पर स्पेशलिस्ट हमारे साथ होंगे और उसके साथ साथ दिलचस्प और वायरल स्टोरीज तो हम अपने शो का हिस्सा बनाते ही हैं, जो कि ट्रेंड कर रही होती हैं सोशल मीडिया पर, जिनके बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं। तो जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्की सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है। हर गुजरते दिन के साथ साथ सियासी माहौल में गर्मा गर्मी है कि बढ़ती चली जा रही है। कानूनी महाज पर तहरीक इंसाफ को संगीन चैलेंजेस का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 8 अगस्त से पहले 9 मई के मुकदमात के फैसले होने हैं, इसलिए ट्रायल और मुकदमात में तेजी देखने में आ रही है और अक्सर केसेस आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं। इत्तलात ये आ रही हैं कि आइंदा दिनों में मजीद बड़े नाम और सरकर्दा लीडर्स गिरफ्तार होने जा रहे हैं और बानी PTI के खिलाफ 9 मई का फैसला भी जल्द ही मुतवक्के है। दूसरी जानिब एहतजाजी तहरीक के हवाले से PTI क़यादत शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। तहरीक के हवाले से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। 5 अगस्त को तकरीबन 10 से 12 दिन ही अब बाकी रह गए, मगर अभी तक कोई तहरीक के हवाले से कोई आसार नज़र नहीं आ रहे और ना ही कोई हतमी लाहे अमल और हिकमत अमली सामने आ सकी है। ये तहरीक कैसे शुरू होगी, कहाँ से होगी, मगर बानी PTI के बेटे मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। अमेरिका से उनकी अहम मुलाकातें जारी हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान और दीगर रहनुमाओं ने सुलेमान और कासिम की पाकिस्तान आमद की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों बेटों की बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अदालत से रुजू कर रहे हैं और जल्द पिटीशन दायर कर दी जाएगी। जी हाँ, PTI की तहरीक से पहले अपोजिशन इत्तेहाद ने आइन की बालादस्ती और अदालती फैसलों के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। APC 31 जुलाई को होगी और ये 2 दिन जारी रहेगी। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ये कहते हैं कि तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज होगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर तज्जिया हासिल करते हैं सीनियर एनालिस्ट राना मुबशिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, PTI के खिलाफ मुकदमात बहुत तेज़ी से हम देखें आगे बढ़ रहे हैं। कई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। ऐसे में PTI का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल के मंजरनामे को अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ आपको कहाँ पर स्टैंड करती दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? ये जो तहरीक की बात की है ना इन्होंने PTI वालों ने कि 5 अगस्त को ये तहरीक शुरू करेंगे। अच्छा, इस तहरीक को कामयाब करने के लिए बेसिकली लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। जो लीडरशिप बाहर मौजूद है उनमें से कई लोग जो हैं उनको भी सज़ाएं होने जा रही हैं। ये कहा जाए कि लीडरशिप मौजूद होगी बाहर और सारी की सारी लीडरशिप बाहर मौजूद होगी, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। और दूसरी बात यह है कि जो एक्चुअल पॉलिटिशियंस हैं, जो पुराने पॉलिटिशियंस थे PTI के अंदर,
वो एज सच जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। एक्टिव से मुराद मेरी ये है कि देखें, वो लोग, वो लीडर जो बाहर लोगों को निकाल सके, वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। अब ये लोग जब नहीं हैं बाहर, तो वो कैसे लोगों को निकालेंगे? अच्छा, जो बाहर लोग निकल सकते हैं वो गंडापुर निकाल सकते हैं, वो गंडापुर हो सकता है निकाल ले बंदे बाहर, लेकिन बड़े गिने चुने लोग हैं जो कि बाहर मौजूद हैं और जिनके पीछे लोग आ सकते हैं। सो यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स। वो बहुत मुख्तसर से लोग हैं। अच्छा, बेसिकली इनकी प्लानिंग ये है कि अपने अपने हलकों में एहतजाज शुरू करेंगे ये लोग, यानी कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो अपने अपने हलकों में एहतजाज शुरू करेंगे। और इनका कोई अभी तक प्लान ऐसा नहीं है कि वो इस्लामाबाद आए। और इस्लामाबाद आने के लिए देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि क्राउड पुल करना पड़ता है। बिल्कुल। क्राउड पुल करने के लिए जो लीडरान बाहर मौजूद है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, गिने चुने लोग हैं वो सारे, और वो गिने चुने लोग कितना क्राउड पुल कर लेंगे। और अभी तक एज ऑफ नाउ अभी तक इन्होंने कोई स्ट्रेटजी अपनी बनाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोग सेनेट के इलेक्शन में मसरूफ थे और अभी तक इन्होंने कोई अपनी स्ट्रेटजी बाहर लेके आए नहीं है, ठीक है। सो अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही स्ट्रेटजी है इनके पास कि अपने अपने हलकों में निकलेंगे और वहीं पे एहतजाज करेंगे एंड दैट्स इट। वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज येट टू बी सीन, क्योंकि हमने पहले देखा है कि जब भी लोग निकले हैं इस्लामाबाद की तरफ आए हैं, वो ठीक है रिपल्स क्रिएट कर लेते हैं, बट देन अगेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनके, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव आज तक ये नहीं कर सके। मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि इमरान खान को रिहाई मिले, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जो अंदर हैं, जेलों के अंदर हैं, जो इनके बड़े बड़े लोग हैं, कुछ को सजाएं हो गई हैं, कुछ लोग अभी भी अंदर हैं, उनको भी रिहाई एज सच नहीं मिल सकी। सो मेरे ख्याल में until and unless big happens, something like big happens, उस वक्त तक तहरीक जो है मुझे कोई उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आता। राना साहब, आपने बड़ी प्रिसाइजली सिचुएशन को एक्सप्लेन किया है और अब 9 मई वाक़यात के हवाले से बात कर लेते हैं। 9 मई वाक़यात के साथ साथ 26 नवंबर के एहतजाज केस के मुकदमात की समाअत 25 जुलाई को मुकर्रर कर दी गई है और इन मुकदमात में बानी पीटीआई भी नामजद मुल्जिम है। क्या आपको लगता है कि सजाओं का मामला बानी पीटीआई की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, पहले दिन से जो पीटीआई के अंदर लोग मौजूद हैं, और ठीक है सारी पार्टीज देख लें आप, पीपल्स पार्टी देख लें, नून लीग देख लें, सबके अंदर कोई ना कोई ग्रुप्स होते हैं। इवन जेयूआई में ग्रुप था, ठीक है, और सारी जमातों में ग्रुप्स होते हैं। इसी तरह पीटीआई के अंदर भी ग्रुप था और है, ठीक है। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा ग्रुप्स बन गए, छोटे छोटे भी बन गए बहुत ज़्यादा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जब बाहर थे, जेल नहीं गए थे, तो उस वक्त भी उनके साथ एक ग्रुप था और आज भी है उनके साथ एक ग्रुप पीटीआई के अंदर मौजूद। वो लोग चाहते ये हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी को लीड करे, ठीक है। अब वो कितना बड़ा ग्रुप है, उसका कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, लेकिन पहले दिन से ही ये जनाब शक को शुबे की निगाह से देखा जाता था शाह महमूद कुरैशी को। वो एक अलग अपना ग्रुप बनाएंगे और जनाब एक फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको कह ले, जो भी नाम दे दें आप उसको, और उस ग्रुप को लेके लीड करेंगे और पीटीआई को जनाब टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे। ये शुरू दिन से ये लोगों के जहनों में है। कोई माने ना माने, आई डोंट केयर, बट द रियलिटी इज कि वो शुरू से ही लोगों के जहनों में है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपना ग्रुप लेके सामने आएंगे, पीटीआई को प्रोबेबली टेक ओवर कर लेंगे और जनाब एक नया ग्रुप बन जाएगा पीटीआई की, जिसकी क़यादत जनाब वो करेंगे। अब उसमें कितनी कामयाबी मिलती है शाह महमूद कुरैशी को, नहीं मिलती है, वो भी अभी देख लेंगे हम, क्योंकि देखें डे टू डे पॉलिटिक्स होती है यहाँ पे, हर रोज़ पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है पाकिस्तान की, और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पहले दिन से शाह महमूद कुरैशी को हमेशा शक की निगाह से देखा जाता रहा है पीटीआई के अंदर, और वो यही था कि जनाब शायद शाह महमूद कुरैशी जनाब कोई ऐसा ब्लॉक अपने जो चाहने वाले हैं शाह महमूद कुरैशी के, उनके साथ मिल के पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। अब वोट बैंक जो है वो तो देखा जाए तो सिर्फ इमरान खान का है, ठीक है, और किसी का नहीं है। लेकिन देन अगेन उनके हमायती भी हैं शाह महमूद कुरैशी के, वो उनको किस हद तक यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं
और यहाँ पे जनाब हुकूमत जो है उनके साथ कितनी कंफर्टेबल है, और डेफिनेटली हुकूमत तो उनके साथ कंफर्टेबल होगी, लेकिन कितना अरसा लेके आगे चल सकेंगे वो भी अभी देखने वाली बात है। अभी आइंदा आने वाले दिनों में सारी चीज़ें अयां हो जाएंगी और देखें। बिल्कुल, ये तासुर मौजूद है जमात के अंदर। राना साहब, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुलज़िमान को बरी किया। शेर अफजल मरवत का बयान बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई शुकूक शुबहात को जन्म दे रही है। हालांकि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई पर शुकूक शुबहात बनते नहीं हैं क्योंकि उस दिन वो कराची के अंदर मौजूद थे, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की वेव चली हुई है किसी को रिलीफ मिल जाना ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना आपको कि अली मीन गंडापुर जो है वो लीड कर सकता है, ठीक है। और इसके थोड़े से बैकड्रॉप पे भी मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि अली मीन गंडापुर को जब सदारत से हटाया गया था उससे पहले कोई ना कोई ऐसी चीज़ मैच्योर हो जानी थी इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई चीज़ मैच्योर हो सकती थी। लेकिन जब अली मीन गंडापुर को सदारत से हटाया गया तो मैं KPK की सदारत की बात कर रहा हूँ कि वहाँ से जब उसको हटाया गया तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिजल आउट हो गई। और अली मीन गंडापुर की एक कंफर्ट लेवल था बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, और उसकी एक्सेस भी थी इमरान खान तक थी उसकी एक्सेस, और वो उस तरीके से मुलाकात कर सकता था या मिल सकता था और करता भी था मुलाकातें वो अली मीन गंडापुर जैसे और कोई नहीं कर सकते। यहाँ पे तो लोग जाते हैं ना, वो तो ग्रुप्स में जाते हैं और वो कहते हैं जनाब हमारी बड़ी यहाँ पे इश्यूज होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी मिलने देते हैं कभी नहीं देते, खैर वो तो चलता रहता है। लेकिन देन अगेन अली मीन गंडापुर का एक कंफर्ट लेवल था और दोनों साइड ऑफ फेंस पे था, और वो कुछ ना कुछ चीज़ें मैच्योर हो सकती थी, कोई ना कोई कामयाबी हासिल हो सकती थी, लेकिन फिर भी हुआ नहीं और उसको सदारत से हटा दिया गया। अब वो भी उसमें किसी और का कसूर नहीं है, कसूर तो ये है कि PTI के अंदर ही लोग काफ़ी हैं एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनका वोटर सपोर्टर जो है वो भी डिसहार्ट हो रहा है, ठीक है। और वो भी कहता है जनाब कि इस वक्त जो बाहर क़यादत मौजूद है, मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम बट मेजॉरिटी ऑफ देम, उन पे ज़रा थोड़ा सा उनका एतबार भी कम है उनके वोटर सपोर्टर का। सो ये एक इशू बना हुआ है। लेकिन आज भी अगर कोई लीड कर सकता है लोगों को तो, और KPK से लोगों को ला सकता है या KPK के अंदर एहतजाज कर सकता है तो वो अली मीन गंडापुर ही है। बिल्कुल ठीक। राना साहब ये बताइए, अली अमीन गंडापुर ने 5 अगस्त से हकीकी आज़ादी की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, मगर कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर होगी। अगर हम देखें 5 अगस्त को चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, PTI क़यादत अभी तक तहरीक से मुताल्लिक कोई हतमी लाहे अमल देने में नाकाम क्यों है? जो तहरीक की बात हो रही है ना, ये 5 अगस्त की तहरीक की बात, मैं एक बड़ी क्लियरली आपको बात बताऊं, इसके अंदर अगर कोई जान पड़ सकती है ना, इसके अंदर क्राउड अगर पुल किया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है कि अगर इमरान खान के बेटे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा। और यहाँ पे आके किसी न किसी तरीके से वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है इमरान खान है, लीडर है, उसके पीछे लोग आने के लिए तैयार भी हैं, इमरान खान की लोग बात भी सुन लेते हैं या उसकी फॉलोइंग भी है। लेकिन इस वक्त अगर कोई जान पड़ सकती है किसी तहरीक में तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके बेटे ही डाल सकते हैं, इमरान खान के बेटे ही उस तहरीक में कोई ना कोई जान डाल सकते हैं। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो बाकी किसी में इतनी मुझे नज़र नहीं आती। वो होता है ना एक क्राउड पुल करने वाली जो चीज़ होती है वो मुझे नज़र नहीं आती इसमें। और ठीक है उसके बेटे गोल्डस्मिथ फैमिली है, गोल्डस्मिथ फैमिली का भी बड़ा असर रसूख है पूरी दुनिया में है, और ये कहा जाए कि ब्रिट्स नहीं सिर्फ बल्कि सारी दुनिया में गोल्डस्मिथ फैमिली का असर रसूख है। और अगर कोई सिंसियरली अगर कोई एफर्ट कर सकता है तो इमरान खान के बेटे ही कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर जमाइमा कैन ऑल्सो पुल सम स्ट्रिंग्स। सो वही लोग कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जनाब कोई बाहर बंदे निकाल लेगा या कोई जान आ जाएगी तहरीक में
वो एज सच मौजूदा जो क़यादत है जी उससे निकलते हुए मुझे बंदे नज़र नहीं आते। बिल्कुल राना साहब, आपने सही फरमाया कि मतलब एक ही उम्मीद, अब जो वाहिद उम्मीद बल्कि जो है तहरीक इंसाफ के पास बची है, क्योंकि क्राउड पुलर तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, लेकिन वो तारीखों से लाइल्म दिखाई देते हैं। तो कासिम और सुलेमान जो हैं उनकी आमद पाकिस्तान में और तहरीक में शमूलियत ही जो है वो ज़मानत है कि ये तहरीक कामयाब हो सकती है, और यही वाहिद ऑप्शन इस वक्त दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ के अंदर कि कोई मोमेंटम बन सके, कोई भरपूर तरीके से एहतजाज किया जा सके, तहरीक चलाई जा सके बानी की रिहाई के लिए। अब देखना यह कि कब वो पाकिस्तान आते हैं और तहरीक बाकायदा चला पाते भी हैं या नहीं। अभी हम शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। तो आज का दौर टेक्नोलॉजी का है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सोशल मीडिया जहां पर मालूमात और राबते का ताकतवर जरिया है, वहीं पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी बढ़ता ही चला जा रहा है, और जराइम पेशा अनासर ने इस प्लेटफॉर्म को अपना हथियार बना लिया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के जरिए शहरियों को हनी ट्रैप करके भत्ताखोरी के रुझान में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे और करियर बनाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को फेक जॉब ऑफर्स, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स और ऑनलाइन कम्युनिटीज के जरिए ट्रैप करने के वाकयात भी बढ़ गए हैं। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस ने फ्रॉड फ्रीलांसिंग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें खबरदार किया गया है कि नौजवानों को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फेक जॉब्स ऑफर की जाती हैं और इसके लिए इन्हें फ्रीलांसिंग कम्युनिटी में शामिल किया जाता है। जब नौजवान व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, इन्हें फहाश मवाद दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है। एडवाइजरी के मुताबिक जो शहरी फहाश मवाद के खिलाफ कोई रिएक्ट करता है तो उन्हें रिपोर्ट करने की धमकी करता है, तो उन्हें ट्रैप कर लिया जाता है और इस तरह ग्रुप में शामिल अफराद को कानूनी कार्रवाई की धमकियां देकर इनसे 10 से 15 लाख बटोर लिए जाते हैं। एडवाइजरी में सिफारिश की गई है कि शहरी व्हाट्सएप समेत सोशल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल और ग्रुप्स में शामिल किए जाने की सेटिंग एडजस्ट करें। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए आने वाली जॉब ऑफर से मोहतात रहें और किसी भी ग्रुप से गैर अखलाकी मवाद को डाउनलोड या फॉरवर्ड करने से इज्तनाब करें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर कानून ज़ैन अली कुरैशी स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ज़ैन साहब, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल तो सबके सामने है और नौजवान जो है आजकल बेहतर कैरियर के लिए हम देखते हैं कि बड़े मुतलाशी हैं, सरगर्दा रहते हैं, और ऐसे में जराइम पेशा अनासर जो हैं वो भी बड़े मुतहर्रिक हैं। उन्हें फेक जॉब ऑफर्स दी जाती हैं, ट्रैप किया जाता है किसी ना किसी तरह से। ये सिर्फ हमारा मसला है या दीगर ममालिक के भी यही मसाइल हैं, और इनका हल क्या है? आप बहुत शुक्रिया आपका आज इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, बात ये है कि ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि जहाँ भी इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होता है वहाँ पे जो सबसे पहला स्कैम सामने आता है वो इसी तरीके से फेक जॉब्स का आता है। अब फेक जॉब्स के जो हैं वो डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभार उनको ये कह दिया जाता है कि एक ऑनलाइन काम है, अगर आप करेंगे तो हम आपको इतना प्रॉफिट इसके ऊपर देंगे। अच्छा, उसमें क्या होता है, जब आप मुनाफे का सुनते हैं कि जी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे पैसे मिलेंगे, वो भी घर बैठे हुए मिल जाएंगे, और आप क्या करते हैं, आप फौरी तौर पे उसमें पैसे इनिशियली इन्वेस्ट कर देते हैं। अच्छा, होता क्या है, उसमें उन्होंने फेक एप्लीकेशंस बनाई होती हैं, आपको बाकायदा वो दिखाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप उसको बढ़ता हुआ देखते हैं तो आप मजीद इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। इवेंचुअली होता यह है कि वो फेक एप्लीकेशन जो दिखाई जा रही होती है वो अचानक बंद हो जाती है। अच्छा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है। अच्छा, एक तो ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि आपको, जैसे अभी आपने बताया व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अच्छा, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो ही ऐड किया जाता है उसमें ये कह दिया जाता है कि सबको स्पेसिफिक टास्क दे दिया जाता है, उसमें और लोग भी ऐड होते हैं, वो सबको लग रहा होता है कि हम किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली वो भी एक स्कैम होता है। उसमें भी इनिशियली आप ये देखें कि आप जॉब जो लोग हासिल कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके लिए बुनियादी एक चीज जानना जरूरी है कि जॉब मिलती कैसे है। जॉब के लिए पहले कोई एडवर्टीजमेंट होती है या रेफरेंस बेस्ड जॉब होती है। आपको कोई शख्स बताता है भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, आप भी आ सकते हैं, अप्लाई कर दें। या आप न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ते हैं, आप कहते हैं अप्लाई कर दें। अच्छा, अगर आपने ऑनलाइन ऐड भी देख लिया है, उस ऐड को कंफर्म करने के लिए उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। उसके लिए वहां पे उन्होंने कैरियर्स का ऑप्शंस दिया होता है। आप कैरियर्स में जाके देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी जॉब ऑप्शंस जहाँ पे अवेलेबिलिटी के अंदर शो हो रही हैं।
वहाँ पे अप्लाई करें। अगर आपको कंफर्म हो जाए कि जो ऑनलाइन जॉब्स दी गई हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं उस कंपनी से, आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि ये जॉब वैकेंसी यहाँ पे वेकेंट है, मैंने अप्लाई करना है, क्या ये ऐड जो है अपने तौर पे वेरीफाई कर सकते हैं। और सही। सबसे आसान तरीकेकार है कि अगर आप उसी शहर में रहते हैं तो आप खुद जाके अपनी सीवी बिल्कुल, ड्रॉप ठीक है। करके आ अच्छा जाइए। जैन, मैं ये करंट न्यूज़ के हवाले से बात करना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि अगर कोई शहरी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेता है अब जहाँ पर फहाश मवाद दिखाया जा रहा है और वो उस पर रिएक्ट करता है और फिर ब्लैकमेल होता है, तो पहला कदम क्या होना चाहिए उस शहरी का, घबराने के अलावा? देखिए, पहला कदम उसका वैसे ये होना चाहिए कि वो किसी भी अननोन व्हाट्सएप ग्रुप में कोई शख्स आपको ऐड करे, आप उसी वक्त उस ग्रुप को लीव कर दें। ठीक है। अगर आपको कोई शख्स जानता नहीं ना और वो शख्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड कर रहा है, उसमें सिंपल तरीकेकार ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने आप को उस ग्रुप में से बाहर निकालें, लीव करें उसे। ओके। अब होता क्या है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कई कई सालों से ग्रुप्स में ऐड होते हैं और उनको इसी बात के बारे में नहीं पता होता कि हमें किसने ऐड किया, वहां पे किस किस्म की खबरें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये ग्रुप किस पर्पस के लिए बनाया गया है। जब देखें, आपको जब उस शख्स का ही नहीं पता जो एडमिन है उस ग्रुप का, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ग्रुप किस पर्पस के लिए बना? हो सकता है कि जिसने वो ग्रुप बनाया है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो। वो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है उस ग्रुप को, वो उस ग्रुप को कल को एक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी की डेफेमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, ये एक मल्टीपल मैं समझता हूँ कि इसमें फैक्टर्स आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आसान चीज़ ये है कि देखें, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत आसान है कि अगर आप ये कहें ना कि किसी को ये पता चल जाए कि उसने क्राइम हो रहा है, उसको आपने अच्छा लीगल असिस्टेंस की तरफ लेके जाना है, बुनियादी है कि आप उससे बच जाएं। उससे आप अगर बचेंगे नहीं, उसमें ट्रैप हो जाएंगे, फिर वो तरीकेकार बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए। जितने भी ये माली फ्रॉड हैं, ये तो लोग रिपोर्ट भी कर देते हैं फौरी तौर पर, लेकिन ये जो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं लोग, फिर अगवा भी हो जाते हैं। कच्चे में भी हमने इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वहाँ से आई हैं डाकुओं के हाथों, और फिर जो ये लोग हो जाते हैं इसमें ट्रैप, इनके लिए क्या रास्ता है? ये किस तरह कानूनी तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं, कानूनी मदद हासिल कर सकते हैं? कौन सी उलझने मसाइल आते हैं और इनसे बचने का तरीका क्या होता है? देखिए, अभी रिसेंटली जो सबसे बड़ा केस था खलील रहमान कमर साहब का, जो हनी ट्रैप के वाले से था, उसमें मैं उनका काउंसिल भी था, लॉयर भी था। अच्छा। तो ये एक स्पेसिफिक केस था जो कि रिपोर्ट हुआ, लाइमलाइट में आया, बहुत ज़्यादा लोगों की उसकी तरफ नज़र आई। ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारे केसेस हनी ट्रैप के ऐसे होते हैं जिनमें लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए सामने नहीं आते। उसमें वो अवॉइड करते हैं कि ये जब बात हम बाहर लेकर आएंगे तो लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें देखें, अब आजकल जो इस तरह के केसेस हैं, इनकी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट हो गई है। पहले ये होता था कि जैसे किसी को कॉल जाती थी, उसको कॉल पर ट्रैप कर लिया जाता था, मिलने के लिए कहीं बुलाया जाता था, बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता था। अब क्या होता है कि जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, इनके थ्रू अननोन जो आईडीज होती हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनके थ्रू आपको मैसेजेस आते हैं। आपको पहले स्ट्रेंजर्स दोस्ती में फंसाते हैं, फंसाने के बाद वो आपसे तस्वीरें मंगवा लेते हैं, वीडियोस मंगवा लेते हैं। जब उनके पास वो तस्वीरें चली जाती हैं, या बाज़ औक़ात आपको कुछ स्पेसिफिक ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां से आपको वीडियो कॉल्स चली जाती हैं, जो ही आप उनको वीडियो कॉल्स को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्पेसिफिक एक्ट्स करने के लिए कहा जाता है। अब चूंकि आप ये समझ रहे होते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये तो शायद वैसे ही हो रहा है और मेरे से कोई बंदा बातचीत करना चाह रहा है, मेरे से कोई हाँ जी, दो लोगों के दरमियान है, दोस्ती करना चाह रहा है। लेकिन जो ही आप वो बात कर लेते हैं, उसके बाद एक वीडियो तैयार हो जाती है या मैसेजेस, तस्वीरें तैयार हो जाती हैं, आपको वो शेयर की जाती है कि अपने अब आप हमारे साथ पैसे ट्रांसफर करें। और उन पैसों का भी जो वो तरीकेकार बनाते हैं, वो इस तरीके से कोशिश करते हैं कि ये किसी तरीके से प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ना आए, और वो भी एक अलग क्राइम वो कमिट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे जो स्पेशली यंग जनरेशन है, उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, वहाँ पे स्ट्रेंजर्स को मत ऐड करें, उनसे मत लंबी और जिस चीज़ का आपको नहीं पता वहाँ पे आपको इंटरफेयर होने की जरूरत नहीं। जैन, मैं ये चाहूँगी, आपने ना प्रॉब्लम डायग्नोज किए बड़े अच्छे तरीके से, प्रिकॉशंस भी बताई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रैप हो जाता है तो FIA या साइबर विंग के थ्रू किस तरह एक मौसर तरीकेकार होगा उनको अप्रोच करने का? और पैसे वापसी का भी कोई तरीका होता है, कोई मुमकिनात में है? देखिए, अभी जो रिसेंटली लॉ में अमेंडमेंट हुई है ना, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2025, अमेंडेड एक्ट आ गया है। ये एक नई इंफॉर्मेशन है जो आपके शो के थ्रू मैं आपको, आपके देखने वाले नाजरीन को देना चाहूंगा। उस एक्ट के सेक्शन 29 के तहत
जो अब इदारा इस तरह के केसेस को देखेगा जो साइबर क्राइम से डील करते हैं वो NCCIA है जी, ठीक है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। बेसिकली अब ये जो तमाम साइबर क्राइम के केसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के केसेस हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग के केसेस हैं, ऑनलाइन जो ब्लैकमेलिंग ऑनलाइन फ्रॉड्स के रिलेटेड केसेस है, सेक्शन 29 के तहत अब जो इख्तियार है वो NCCIA के पास है। तो जो राइट फॉरम है जहां पे अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है जिसकी हमने पहले डिस्कशन की, या कोई डेफेमेशन रिलेटेड मामला होते हैं, साइबर स्टॉकिंग रिलेटेड मामला होते हैं, साइबर बुलिंग रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वहां पे रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी Thank साहब you so आपकी आमद का। और आपने बहुत सारे जो आम मसले हैं जिसका लोग आजकल बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं उनको बचाने की हमारी इस प्लेटफॉर्म से ये कोशिश थी कि किस तरह वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो इख्तियार कर सकते हैं और इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनसे बच सकते हैं, क्योंकि दौर जदीद हो गया है तो फिर लूटने के तरीके भी बड़े जदीद हो गए हैं, जिससे exactly. बचना वैसे तो नामुमकिन ही दिखाई और देता कोशिश यही करते हैं कि अवेयरनेस स्प्रेड की जाए ताकि आप बच सकें। और नाज़रीन इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। मुल्क भर में नाज़रीन मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है। बारिशें जहां मौसम को खुशगवार बनाती हैं, वहीं हवा में नमी और पसीने की ज्यादती की वजह से जल्दी मसाइल तेजी से फैलने लगते हैं। खास तौर पर उंगलियों के दरमियान और नाखूनों के इर्द गिर्द फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम सबके साथ ये मसला आता है। इब्तिदा में ये इन्फेक्शन मामूली खारिश, हल्की जलन और जिल्द की सुर्खी की सूरत में जाहिर होते हैं, लेकिन अगर इसे संजीदगी से ना लिया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलकर शदीद तकलीफदेह शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ रोज़मर्रा के काम आपके मुतासर होंगे बल्कि दूसरों तक मुंतकिल होने का भी खतरा है। बरसात के मौसम में जल्दी फंगस क्यों बढ़ता है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं और बचाव के मौसर तरीके कौन से हैं, और क्या देसी या हर्बल इलाज भी वाकई फ़ायदा दे सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया। बताइए, बरसात के मौसम में फंगल इन्फेक्शन इतना आम क्यों हो जाता है? पहले इस मसले को डिस्कस करते हैं, फिर हम हमेशा की तरह हल पे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। जो फंगल इन्फेक्शन है बेसिकली खास कर ज़्यादातर उन लोगों पे कि जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। आपने देखा होगा कि पसीना आता है, पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही होती है, और दूसरे नंबर पे जहाँ जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आर्मपिट वगैरह, वहीं से कपड़ों का कलर भी फेंट हो जाता है। यानी कि इतना ज़्यादा पसीना जो उनका एसिडिक होता है। तो जिन लोगों को ये वाला इशू है वो सबसे पहले अपनी बॉडी को जो है वो न्यूट्रलाइज करें। बॉडी के अंदर जो एसिड लेवल है उसको जो है वो थोड़ा सा आप कह लें कि न्यूट्रलाइज करें या कम करें। ठीक है, उसके लिए जो हमारे कहवे वगैरह हैं, अक्सर अपनी हम डाइट को बेहतर करने की जरूरत है। एसिडिक जो खाने हैं जैसे जंक फूड, स्पाइसेस, मीठी चीजें, मैदा से बेकरी की बनी चीजें, इन चीजों का इंटेक कम करें। पानी का इंटेक प्रॉपर करें। लेमन पानी जो है वो ज्यादा, जो नींबू पानी नमक डाल के उसको जो है वो प्रॉपर लें। और उनके लिए सबसे बेहतरीन है जीरा। जीरा और अजवाइन, ये दो चीजें इस तरह की हैं कि ये बॉडी को जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होने देती। जीरा और अजवाइन का पानी पी लें या कहवा बनाकर? एक पाव अजवाइन ले लें और एक पाव ही जीरा लेके उनको अच्छी तरह साफ सुथरा करके उसके अंदर एक पाव लेमन का जूस डाल दें। अच्छा। और उनको जो है वो ड्राई होने दें। वो सारा लेमन जूस, ये दोनों चीजें सॉक कर लेंगी। ठीक है, इसको आप एक जो है वो चंगेर वगैरह में प्लेट में जो है ना वो फैला दें। ठीक है, ये एक आधे दिन में खुश्क हो जाएगी। इसको फिर आप ग्राइंड कर लें, ये आपका चूरन बन जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा जो है वो काला नमक और पिंक सॉल्ट थोड़ा सा ये डाल के आप रख लें। तो ये इतना बेहतरीन जो है ये आपका चूरन है, मुंह का जायका भी बेहतर हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी को अल्कलाइन भी दिन करेगा। में 3 या 4 दफा आप खाना खाने के बाद भी, क्योंकि ऐसे लोगों को आपने देखा होगा खाना खा लिया डकार आ रहे होते हैं, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही होती है, फ्रिजी ड्रिंक को अवॉइड करें। तो और दूसरे नंबर पे बार बार हर प्रोग्राम में यही बात करती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन है वो मेन रीजन है एक पानी कम पीना। आपका स्टमक, आपका जो गट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर जो है वो एसिडिक है, खाना हजम नहीं हो रहा, ठीक है, बार बार आपको खाने को हजम करने के लिए फ्रीजी ड्रिंक्स वगैरह ले रहे, तो ये आपकी इस तरह की सिचुएशन, ये वो सारी चीजें जो आपने इनटेक करनी है। अब उन चीजों के ऊपर आते हैं जो आपने अप्लाई करनी है अपनी स्किन के लिए, और उसके लिए हम आपा की तरफ चलते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। जरूरत दरकार होगी। हाँ बिल्कुल। आज एक जो है वो मरहम इस तरह के मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा जो है ये खासकर बरसात में
प्रॉब्लम इशू हो जाते हैं। और ये मरहम इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है। आजमूदा है सदियों से, और मैं तो लाजमी जो है जिसको भी इस तरह का इशू हो तो मैं इसको बना के भी देती हूँ और मैं रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि ये वाली जो तकलीफ है इतनी पेनफुल है स्किन की जी, नींद नहीं आती, खारिश हो रही होती है, और खासकर बच्चों में हो तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेनफुल होती है। बच्चों से ज़्यादा फिर जो माँ बाप है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। ये आपको जो है ये गेरू, पिंक क्ले भी इसको कहते हैं, मोरक्कन क्ले भी कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से रेड कलर में होती है, ठीक है। इसको गेरू भी कहते हैं। ये पंसारी की दुकान से आम आपको जो है ये मिल जाएगी, ठीक है। एक चाय की चम्मच अगर आपने ये ली है, और एक चाय की चम्मच ही इसके अंदर कमीला पाउडर, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये फूल होते हैं, ये उसकी जो डोडी होती है ना, जैसे गुलाब के बाद एक गोल सी जो है वो बन जाता है, अच्छा, बीट सा बन जाता उसको है, ड्राई करके पाउडर बनाया जी हुआ है। ये आपको पंसारी की दुकान से आप कहेंगे ना कि कमीला पाउडर दे दे, ये कितनी भी पुरानी आपकी सोराइसिस है, चंबल है, खारिश है, एलर्जी है जिल्द की, किसी चीज से ठीक नहीं हो रही, इसके साथ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 दिन के अंदर अंदर जो है वो सुकून मिल जाएगा। जबरदस्त। एक चाय की चम्मच आपने ये लेनी है, और इसके अंदर आपने जो है वो नीम गरम करके सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल डाल के ये आपकी 8 दिन के लिए मरहम बन गई, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है ये मिक्स कर ले, ये आपका इस तरह से जो है ये एक पेस्ट बन जाएगा। ये क्या करना है कि नहाने के बाद जहाँ पे आपके जो है ये वाली प्रॉब्लम है वहाँ पे आपने बिल्कुल भी, यानी कि अगर पसीना आया हुआ है वहाँ पे नहाने के बाद आपने टिश्यू से टैप टैप करके साफ करना है, अपने वहाँ पे टॉवल यूज नहीं करना, और थोड़ा सा वेट होना चाहिए, डैप स्किन आपकी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो है ये इसका जो है वो थोड़ा सा इसको लगा के इसका मरहम का आपने लेप कर लेना है। लेप करके आप इसके ऊपर बेशक ओवरनाइट सो जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा टिश्यू ऐसे करके रख ले, ताकि जो है, क्योंकि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो उतरता है, ताकि बिस्तर वगैरह पे आपके आपको ये लेदर से शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये इंशाल्लाह ताला 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ से जो है वो आपकी जो स्किन है, वो जो खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, रैशेस हो रही हैं, वो चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपस सिर्फ अप्लाई करना है या उसको स्क्रब भी करना है? नहीं, कोई स्क्रब नहीं करना, सिर्फ अप्लाई नहीं करना, सिर्फ मरहम की तरह से आपने लेप करके उसको आपने छोड़ देना। और 5 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला गारंटीड है कि ये वाला जो नुस्खा है 5 दिन के अंदर अंदर, जैसे वो ददड़ी सी बन जाती है, ठीक है, वहाँ पे खारिश हो रही होती, खारिश करने से जो है वो उसमें फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इचिंग, रैश, खारिश, यहाँ तक कि किसी की अगर एक्नी है बहुत स्वेयर, ये उसके लिए अच्छा, एक्नी पे भी है, वो जो जख्म वाली और पिंपल वाली हो जाती है, जी, ये उसके लिए भी बेहतरीन है। अब सुबह के अंदर आपने सुबह में उठ के जो है वो धो लिया, नहा लिया, आपने वहाँ पे स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करना है, पसीना नहीं आने देना, क्योंकि अगर पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो फिर जो है ना वो फिर दोबारा से आप अगर आप वहाँ पे खारिश करेंगे तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह और इस तरह का इशू हो सकता है। तो आपने डे के लिए जो क्रीम मरहम बना के रखनी है, आपने वाइट पेट्रोलियम जेली लेनी है, बगैर किसी कलर के, बगैर खुशबू के, सिंपल आपको जो है ये मिल जाएगी। आप मेडिकल स्टोर पे भी जाएंगे, आप उन्हें भी कहेंगे तो वो आपको आप सिंपल भी दे देंगे, खुशबू वगैरह कोई भी उसमें यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सिंपल आप वाली आपने जो है वो ग्लिसरीन लेनी है। अगर 50 ml आपने ग्लिसरीन ली है तो उसमें आपने साथ विटामिन ई ऑयल, ठीक है, ये आप कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज विटामिन ई ऑयल भी जो है वो मिल जाता है। 50 जो है वो ग्राम अगर आपने वाइट पेट्रोलियम जेली ली है, 1 खाने का चम्मच विटामिन ई ऑयल डाल के तो आप जो है ये वाली पेस्ट, ये वाली मरहम बना के रख लें। तो सुबह में आपने ये पहले ये लगाई, नाइट में, सुबह में फिर आपने इसके साथ जो है वो लुब्रिकेट कर लें। स्किन को वहाँ पे आफ्टर वॉश करने के बाद इसको लुब्रिकेट कर लेना है। जब लुब्रिकेशन रहेगी, खारिश नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज्यादा जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उसके बाद जो है वो स्किन जो है वो आपने देखा होगा कि ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, वहाँ से गर्दन पे जहाँ पे खारिश की, वहीं पे उसी टाइम जो है वो इचिंग हुई, और वहीं पे जो है ना वो ब्लीडिंग या बारीक बारीक से पानी के जैसे छाले होते हैं दाने से, वो बन जाते हैं। उसके लिए जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि डे में अगर आपने ऑफिस वगैरह जाना है, कहीं जाना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप वैसलीन वगैरह लगाती हैं तो आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर से आपको मिलेगा बोरक पाउडर,
बोरक पाउडर ये पैकेट्स के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और अच्छा साथ नाज़रीन, आपने- ये चीज़ें ना लिख लिया करें जब भी हमारा ये सेगमेंट हो जिसमें हम आपको टोटके बता रहे हैं, नुस्खे बता रहे हैं, तो आप एक डायरी लेकर बैठा करें ताकि आप साथ साथ नोट डाउन कर दें, क्योंकि मुश्किल नेम होते हैं ऑब्वियसली याद नहीं हाँ रहते। जी, बोरिक ठीक है। पाउडर आपको जो है ये बोरिक एसिड आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। एक खाने के चम्मच के करीब आपने जो है ये लेना है और इसके अंदर तकरीबन 50 ml आपने ग्लिसरीन मिक्स कर लेनी। 50 ml ग्लिसरीन के अंदर आपने एक खाने का चम्मच बोरिक पाउडर का मिक्स करके ये आप इस तरह से बॉटल के अंदर रख लें। ठीक है, तो आप जो है वो ऑफिस वगैरह अगर जा रहे हैं, आपको है कि मेरे इस जगह पे खारिश होती है या आर्मपिट की, आप आर्मपिट में जो है ये बड़ा मसला होता है कि जो है वो पसीना आ रहा होता है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से भी ईचिंग सी हो रही होती। तो ये क्योंकि वाटर सोलेबल है, ग्लिसरीन जो है वो आपको पता है कि ऑयली नहीं होती, वाटर सोलेबल होती। तो ये थोड़ा सा जैसे 2-3 ड्रॉप्स आप अपने आर्मपिट पे या जहाँ पे आपको जो है वो ईचिंग खारिश वगैरह हो रही है आप वहाँ पे लगा लें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो अर्के सौंफ, मको और कासनी, ये आपको अच्छे हकीम पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। ये तीनों अर्क आप जो मिक्स करके रख लें। खाली पेट आधा कप, क्योंकि जो बच्चे वगैरह अर्के हैं, मको, उनके अर्के मको, कासनी और हाँ जी और अर्के सौंफ, अर्के ये सौंफ। 3 अर्क है। जो है वो आपको जो है वो पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। खाली पेट अगर आप आधा कप इसका पीना शुरू करते हैं, अगर आपके ब्लड में हिद्दत है, स्टमक में आपके गर्मी है, गर्मी की वजह से भी जो है ये अग्रेसिव होती है, ज्यादा खून में गर्मी हो, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, पानी आप कम पी रहे हैं, ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ उनाब सकते के हैं। पत्तों का कहवा इसके लिए जो है वो बहुत अच्छा है। ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, या उनाब का अर्क भी जो है वो मिल जाएगा। उसको पीना जो है वो आसान है। दूसरे नंबर पे इसके लिए जो बहुत जबरदस्त है ये बाउची के बीज। ठीक है, बाउची या बाबची के जो ये बीज है, इस तरह काली मिर्च की तरह होते, ये 10 से 15 जो है वो बीज आप नाइट के अंदर जो है वो इस तरह कच्चे प्याले के अंदर आपने मिट्टी के मट्टी के प्याले के अंदर आपने भिगोने। 2-3 इसके अंदर जो है वो आप वो आलू बुखारा भी डाल दें या थोड़ा सा अनारदाना डाल दें, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। उससे ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। शहद भी डाल सकते हैं। हाँ जी, सुबह में आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल लें। एक यानी कि ग्लास ये है, तकरीबन जो है वो ½ टीस्पून आप बाउची या बागची के बीज और 2 से 3 आलू बुखारे। सुबह में आप आलू बुखारों को ब्लेंड कर ले, मिक्स कर ले, इसको स्टेन करके इसमें थोड़ी सी आप हनी डाल लें, थोड़ा सा लेमन भी डाल सकते हैं अच्छा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है। ठीक है, तो खाली पेट अगर आप इसको भी लेंगे, अगर खून में हिद्दत है या कोई भी खून की सफाई, क्योंकि मेन चीज ये होता है ना कि खून की सफाई, खून और जब आपका खून नहीं साफ होता तो ये सारे मसले और जल्दी मसले ये अपन एक ना कुदरती साफी तैयार कर दिया हाँ जो कि बड़ा और बेहतरीन। बहुत इजी है इसको कंज्यूम करना, आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपा, आपकी मौजूदगी का। आपने बहुत अच्छे टोटके हमें बताए और डेफिनेटली आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो सोशल मीडिया पे जाइए और डिजिटल प्लेटफॉर्म में नोटबुक लेकर सारी चीजें लिखिए ताकि आप उसको मिस आउट ना कर सके। फायदा मिले तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अभी लेते हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 74 रन से शिकस्त दे दी है। ताहम बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मीरपुर में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। ताहम हदफ के ताकुब में मेजबान टीम बांग्लादेश 30वें ओवर में 104 रन पर ढेर हो गई। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ने मैच 74 रन से शिकस्त देकर खुद को व्हाइट वॉश से बचा लिया। दूसरी जानिब एशिया कप की बात की जाए तो एशिया कप 5 से 21 सितंबर तक शेड्यूल है। भारत इसका मेज़बान है। ये इवेंट मुत्तहदा अरब अमारात में होना है, मगर भारत की हठधर्मी और खेल दुश्मनी के बायस एशिया कप का शेड्यूल ताहाल फाइनल नहीं हो सका। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास सदर मोहसिन नकवी की सदारत में हुआ, जिसमें भारत समेत तमाम 25 अरकान ने शिरकत की। इजलास में एशिया कप के इनेकाद, मेज़बानी, फॉर्मेट और मुमकिना वेन्यूज़ पर तबादला ख्याल हुआ, मगर भारत की हठधर्मी के बायस कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है और इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है, सब कुछ हल हो जाएगा।
और एशिया कप का जल्द ऐलान होगा। तमाम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याह्या हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याह्या साहब आपके वक्त का। सबसे पहले एशिया कप के हवाले से बात कर लेते हैं। एशिया कप ढाका में मोहसिन नकवी की सदारत में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ है। इजलास में भारत समेत तकरीबन तमाम 25 अरकान ने शिरकत की। भारत की शिरकत के हवाले से क्या कहेंगे और ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है? सबसे पहले तो नजफ आपको और अजीज आपको अस्सलाम वालेकुम। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से जो बैठक हुई है, एनुअल क्रिकेट मीटिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल की, इस तनाजुर में जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, पाकिस्तान की एक और कामयाबी कहूंगा इसको। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, उन्होंने जिस तरह इस तमाम सूरत हाल को हैंडल किया और जिस अंदाज में एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये इजलास मुनक्किद हुआ, पहले भारतीय मीडिया इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहा था, बात कर रहा था कि भारत न सिर्फ इस इजलास में शिरकत करेगा नहीं करेगा बल्कि दीगर ममालिक भी इस इजलास में नहीं आएंगे। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा कि किसी दबाव में नहीं आएंगे, ढाका में ही इजलास मुनक्किद होगा। और फिर हमने देखा कि 25 मुल्कों के नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। कोरम पूरा करने के लिए 13 मुल्कों की नुमाइंदगी जरूरी थी, तो ये एक बड़ी कामयाबी थी। फिर जो डिसल्वा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव, वो और राजीव शुक्ला सेक्रेटरी बीसीसीआई, वो आए वीडियो लिंक के ऊपर। तो जो कुछ मामला तय हुए हैं, चूंकि अब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का होस्ट भारत है तो बॉल उनके कोर्ट में है, फैसला उनको करना है। इत्तलात आ रही हैं कि अबू धाबी और दुबई एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुमकिन वेन्यूज होंगे। और पहले ये कहा जा रहा था कि टूर्नामेंट में 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, अब ओमान और सिंगापुर का भी इजाफा हुआ है। अब ये टूर्नामेंट 6 की बजाय 8 टीमों का टूर्नामेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर की जो डेट्स हैं वो सामने आ रही हैं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से, भारत की शिरकत के हवाले से जो इस टूर्नामेंट पर गहरे स्याह बादल मौजूद थे, वो इस एनुअल जनरल मीटिंग जो ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मुनक्किद हुई है, उस तनाजुर में जो है उसको एक अच्छा इक़दाम कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है याह्या साहब। एशिया कप 5 सितंबर से 21 सितंबर तक यूएई में शेड्यूल है। भारत एशिया कप से आखिर क्यों भाग रहा है? चाहता क्या है? क्या मकासद हासिल होंगे उसे इस तरह करने से? अजीज, बात दरअसल ये है कि आप पहले तो ये कह सकते थे और ये कयास आगाहियां थी, और भारतीय मीडिया जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिस अंदाज में बातचीत कर रहा था, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं होगा। और हमने देखा कि वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान और इंडिया के चैंपियंस का मैच बर्मिंघम में नहीं हो सका, टिकटों को रिफंड कर दिया गया। लेकिन जो भारत के वजीर खेल हैं, उन्होंने चंद दिन पहले कहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा, किसी टूर्नामेंट में खेलेगा तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं होगा। अब जबकि आपका सवाल है कि भारत क्यों हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है, भारत क्यों भाग रहा है, तो आपके सामने है सिवाय तनाज़ुरात खड़ा करने के, एक अच्छे पड़ोसी ना होने का हक अदा करने के हवाले से भारत हमेशा बाजी लेकर गया है। और अब भी उनका मीडिया इसी तरह के प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज ढाका में बैठक हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जहां वीडियो लिंक पर राजीव शुक्ला थे, उसके बाद मैं समझता हूं कि ये बर्फ एक बार फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी के साथ जो है वो पिघलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है। खबरें ये आ रही हैं कि भारत एशिया कप के लिए तैयार नहीं है, और अगर एशिया कप हो भी जाता है तो पाक भारत मैचेस नहीं होंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, और क्या एशिया कप होगा और पाक भारत टाकरा देखने को मिलेगा हमें? न, जब इस तरह की बातें भारतीय मीडिया ही कर रहा है, इस तरह की गुफ्तगू भारतीय मीडिया की तरफ से ही सामने आ रही है। लेकिन जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जिस तरह बार बार मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बैठक हुई है, उसमें राजीव शुक्ला का वीडियो लिंक पर आना एक अच्छा शुगुन आप कह सकते हैं। और जो मुस्तकबिल के हवाले से बात हो रही थी कि भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो देखिए इस टूर्नामेंट का होस्ट भारत है और मुमकिन तौर पर एक ही ग्रुप में पाकिस्तान और भारत की टीमों को रखा जा रहा है। फिर अगर दोनों टीम अगले मरहले में आती हैं तो फिर सुपर 6 मरहले में भी दोनों टीमों के मैचेस होना यकीनी दिखाई दे रहे हैं। और अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती हैं तो फिर 3 मैच हो जाएंगे पाकिस्तान और भारत के, जो कि एक बड़े फायदे का टूर्नामेंट हो सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए कितना अहमियत का हामिल है, उसकी क्या व्यूअरशिप होती है। तो ये कहना कि भारत की तरफ से इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू की जा रही है कि जी हम नहीं खेलेंगे, भारतीय मीडिया इस तरह की बात कर रहा है, अब तक ऑफिशियली
भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या भारतीय हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा यार, ये सब भारत पर हम देख रहे हैं कि इंतहा पसंद हिंदुओं का बड़ा शदीद दबाव है और कहा जा रहा है कि अगर चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच मनसूख हो सकता है तो फिर एशिया कप में पाकिस्तान भारत से क्यों खेले? क्या भारतीय बोर्ड इन इंतहा पसंदों का दबाव बर्दाश्त कर पाएगा? इतनी सख्त है? देखिए, ये जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक मजाक ही है और उसका होस्ट भी इंडिया है, उसके स्पॉन्सर्स भी इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना था आपको तो आपने टिकट कटाकर इंग्लैंड का रुख क्यों किया, वहां पर एक दिन पहले प्रैक्टिस क्यों की? आपको नहीं पता था कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान खेल रहा है? तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं और सिर्फ भारत की इस तमाम सूरत हाल में जगहसाई के अलावा और कुछ हाथ में उनके आया नहीं है। खेल को सियासत से हमेशा दूर रखना चाहिए। कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव शुक्ला मीटिंग में नहीं आए। उन्होंने कहा हो सकता है उनकी कोई मसरूफियत हो, मैं भी सिंगापुर की मीटिंग में नहीं गया था। हम इसको इतना तूल देने की कोशिश नहीं करेंगे, चीजों को अफाम तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छा जेस्चर दिया है उन्होंने बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल सदर के। तो मेरा ख्याल है कि चीजें पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, भारतीय मीडिया की तरफ से आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह की गुफ्तगू देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि नहीं जी, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगी। लेकिन फिर आपने देखा कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हुई। अच्छा याया साहब, लास्टली हमें ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है, ताहम सीरीज 2-1 से जीत ली है। इस सीरीज में पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी को एज एनालिस्ट आप कैसे एनालाइज करेंगे? नजफ, अगरचे हम तीसरा T20 74 रन से जीते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर इस सीरीज में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की आप बात करें तो इंतहाई मायूस कुन, अफसुर्दा और ना समझ आने वाली कारकर्दगी थी। और उसकी एक बुनियादी वजह हमारे बल्लेबाजों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, गलत शॉट सिलेक्शन, जो गलत है वो टीम सिलेक्शन रही। उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब अपने खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया। आप साहबजादा फरहान को देखिए, आपने उनको मुंतखब किया, पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने बहुत सारे बल्लेबाजों को इस बात का जवाब दिया जो ये बात कर रहे थे कि जी पिच मुश्किल है। तो इस पिच के ऊपर वो पहली दफा खेल रहे थे, पहले आते ही उन्होंने अपनी शिरकत को कामयाब बनाया। प्लेयर ऑफ दी जो सबसे ज्यादा रन थे पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किए, सीरीज के आखिरी मैच के वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। तो पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन और खिलाड़ियों का जो खेलने का अंदाज था वो इस सीरीज में पाकिस्तान की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही वजह है हार की। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और दूसरी जानिब वो तबसरा भी कर रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज़ है उसके हवाले से, जिसमें पाकिस्तान बड़ी मुश्किल जो है वो वाइट वॉश की खिफत से बचा है और ओवरऑल जो टीम की कारकर्दगी रही वो बड़ी मायूस कुन रही। उस पर अपना तबसरा भी दे रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जनाब मानसून बारिशों का जो स्पेल है ये भी चल रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें भी हो रही हैं, कहीं सैलाबी रैले भी आ रहे हैं। तो मौसम को इन डिटेल समझते हैं और नजफ की खिदमत हासिल करते हैं। आइए आपको समझाते हैं आज का वेदर अपडेट्स देते हैं। आइए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। नदी नाले बिफर गए हैं, बेशतर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर के मौसम पर। वादी में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। बेशतर इलाके आज भी बादलों की लपेट में रहेंगे। मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम
18 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम का। सूबे के बेशतर इलाकों में बादलों का राज बरकरार है। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सवात, चित्राल, मानसहरा, एबटाबाद, हंगू, बुनेर, शांगला, बाजोड़, बनू में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब आपके साथ जिक्र करते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां अक्सर इलाकों में मूसलाधार बारिशें हो रही हैं। आज सुबह भी लाहौर समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत आज ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 28 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। शहरों के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी किया गया है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान की जानिब चलते हैं, जहां ज्यादातर मकामात पर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 39 और कम से कम 22 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आखिर में हमेशा की तरह तस्करा करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स की कैफियत बरकरार रहेगी। शहर कायद कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 38 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, पानी जिंदगी की अलामत है, मगर यही पानी गफलत या अदम एहतियात के बायस मौत का सबब भी बन सकता है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डूबने से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है, इस हवाले से आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। हैव अ लुक। पानी में डूबना हादसाती मौत की एक अहम वजह है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डूबने से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद डूबने वाले के खानदान पर होने वाले अलमनाक असरात और डूबने से बचाव की एहतियाती तदाबीर बारे शऊर उजागर करना है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 2,36,000 अफराद डूबकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों की मौत की 10 बड़ी वजूहात में से एक डूबना भी है। डूबने से होने वाली 90% से ज्यादा अमवात दरियाओं, झीलों, कुओं, घरेलू तालाबों और स्विमिंग पूल्स में होती हैं। डूबने से उस वक्त मौत वाक़या होती है जब इंसान की सांस की नाली पानी से भर जाती है, जिससे हवा फेफड़ों में नहीं जा सकती। अगर पानी को निकालकर बरवक्त सांस बहाल कर दी जाए तो डूबने से जान नहीं जा सकती। इस दिन को मनाने का मकसद डूबने वाले के खानदान पर होने वाले अलमनाक असरात और डूबने से बचाव की एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर। तो नाजरीन, आपने मुलाहिजा की वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के हवाले से रिपोर्ट। तो अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में IVF का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इन जदीद साइंसी तरीकों की अहमियत को उजागर करना है, जिन्होंने बेशुमार बेऔलाद जोड़ों को वालिदैन बनने का ख्वाब पूरा करने में मदद दी। इस साल आलमी दिन का मौजू है उम्मीद का जश्न। साइंस की पेशरफ्त रखा गया है, जो ना सिर्फ साइंस की कामयाबियों का एतराफ़ है, बल्कि इनके जज्बात की अक्कासी भी है, जो हर उस जोड़े के दिल में जन्म लेती हैं जो बरसों की कोशिश कर रहे हैं कि वो वालिदैन बन जाएं। बिल्कुल। और इस दिन की तारीख के हवाले से अगर हम आपको बताएं तो लुइस ब्राउन दुनिया का पहला बच्चा है जो मस्नूई तरीक़े तौलीद के जरिए 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में पैदा हुआ।
एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स ने लुइस ब्राउन की मां के एग को लेबोरेटरी में बाप के स्पर्म से मिलाकर एम्ब्रियो तैयार किया, जो कामयाब जदीद तौलीदी साइंस की बुनियाद बना आगे चलकर लुइस ब्राउन की आमद ने तौलीदी साइंस में एक इनकलाबी बाब रकम किया और लाखों बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की नई राहें खोल दी। टेस्ट ट्यूब तरीके को मुतारिफ कराने वाले डॉक्टर एडवर्ड्स को 2010 में तिब के नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। इसी पर आज बात करेंगे IVF एक्सपर्ट और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीना हक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। आज IVF का आलमी दिन मनाया जा रहा है, आपके ख्याल में इस दिन की तिब्बी और ख़ास तौर पर मौशरती अहमियत क्या है? इतनी ज़्यादा है कि इसने लुइस ब्राउन की पैदाइश से एक रेवोल्यूशन आ गया दुनिया में। जो लोग बिल्कुल दे कुडंट फादर चाइल्ड, वो भी बाप बन सके, माँ बन सके, और ये एक रेवोल्यूशन था। ये आया तो 1978 में, लेकिन इससे पहले कई डेकेड इसके ऊपर रिसर्च होती रही, और उसके बाद जब वो कंसीव हो गया और डिलीवर हुआ तो फिर दुनिया को पता चला कि ये भी एक तरीका ईजाद हो गया। बिल्कुल ठीक। हमें ये बताइए कि एक शादीशुदा जो जोड़ा है उसके लिए वो टाइम इंटरवल कितना होगा जिसके बाद उसको समझ जाना चाहिए कि अब उसे ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, उसे IVF की तरफ जाना है? बेटे, ये तो शादी से पहले के भी कुछ टेस्ट में एडवाइस करूँगी। जी ज़रूर, इस पर रोशनी डालिए। एक बच्चा जिसकी शादी हो रही है उसको मैं एडवाइस करूँगी कि शादी से पहले अपना सीमन एनालिसिस करवा ले। वो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, हर छोटी से छोटी लैब करती है, 400-500 रुपए में वो टेस्ट हो जाता है। उससे उसको पता चल जाएगा कि उसके जो स्पर्म्स हैं उनका काउंट कितना है। अगर बहुत लो है तो पहले उसका इलाज कर ले, वरना वो फिर शादी के बाद ये सारे टेस्ट होते हैं और फिर शादियां टूटती हैं और फिर घर बर्बाद होते हैं। तो हैव अ टेस्ट डन बिफोर। बच्ची के वालिदैन को चाहिए कि उसका एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। बिल्कुल ठीक। उसकी 2-4 टेस्ट हैं जिसमें उसकी अंडों की मिकदार AMH का टेस्ट है और एक अल्ट्रासाउंड, ये दोनों चीज़ें ज़रूर करवा लें। और उसके बाद फिर उनकी ये हम प्री मैरिटल काउंसलिंग अपने सेंटर में शुरू की हुई है, और हम ऑफ़र करते हैं कि अगर तो निकाह हुआ है तो वो दोनों बच्चे आएँ जिनकी शादी होने वाली है, और अगर मंगनी हुई है तो पेरेंट्स बेशक अलग अलग अपने बच्चों को हमारे पास ले आएँ। वी विल काउंसल देम फॉर व्हाट टेस्ट टू बी डन बिफोर मैरिज, पहले शादी से पहले। फिर शादी हो गई और उसके बाद 3 महीने में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो थोड़े से और टेस्ट, एक अगेन अल्ट्रासाउंड, एक ऑथेंटिक मेडिकल डॉक्टर से चेकअप बहुत ज़रूरी है, उससे मशवरा बहुत ज़रूरी है। और अगर उसने कह दिया कि हर चीज़ ठीक है तो 6 महीने तक इंतज़ार कर लें, 9 महीने तक, लेकिन आफ्टर 9 मंथ्स फिर उनको हेल्प की ज़रूरत है। फिर या तो कोई रसौली है या कोई और है, ऑथेंटिक डॉक्टर से फिर उसका इलाज ज़रूरी है, ताकि मसला डायग्नोस हो सके। डॉक्टर साहब, आप अक्सर जोड़े हमने देखा कि IVF की तरफ जाने से खौफ का शिकार भी नजर आते हैं, बहुत सारे उनकी कंसर्न्स होते हैं, सवालात होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन बड़ा हिचकिचा रही होती हैं, हेजिटेट करती हैं। ये बताइएगा, ये तरीका कितना महफूज है और क्या आप हर बेऔलाद जोड़े के लिए ये रिकमेंडेड है या फिर मुख्तलिफ केसेस में आप डिफरेंट इलाज जो है वो ही तजवीज़ करते हैं? आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एक ही जुमले में कर दिए। आप दीजिए जवाब। देखिए, माहिर जब सामने हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश बहुत अच्छा किया, पूछा है ये, क्योंकि और तरीका इलाज मौजूद होता है, लेकिन वो आके कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी कर दें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेटे आपको ज़रूरत नहीं है, पैसे मेरी जेब में जाने हैं, लेकिन मैं एज एन IVF एक्सपर्ट आपको कह रही हूँ कि मैं आपको ठीक कर देती हूँ, यू विल गेट प्रेग्नेंट। तो वो हम हमारे सेंटर की जो बेसिक मोटो है या हमारा असूल है वो ये है कि वी फाइंड अदर ऑप्शंस। डायरेक्टली हम IVF के ऊपर नहीं जाते। अगर बच्ची यंग है, अगर लेट हो रहा है, वो 35 साल क्रॉस कर चुकी है, फिर तो हमें देखना पड़ता है कि हम जल्दी में आए, क्योंकि बच्ची के अंडे भी ख़त्म हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। तो इसलिए हम ये तरीका इलाज जो आपने कहा, इट इज़ सेफ़। और हिचकिचाते, मेन वजह हिचकिचाने की ये है कि अभी तक हम अपनी पब्लिक को एजुकेट नहीं कर सके कि ये कहीं से किसी का स्पर्म नहीं होता, ना किसी का एग होता है। ये मियाँ बीवी के जरसूमे, हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं और वाइफ के जो एग्स हैं, हम सिर्फ वो इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में हमारी शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती कि डोनेटेड एग या डोनेटेड स्पर्म्स हों। तो ये हम सारे सेंटर्स जितने भी पाकिस्तान में हैं
वो इस बात को श्योर करते हैं कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के जो जर्म्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में काफ़ी बातें हैं आईवीएफ के हवाले से, खदशात बहुत सारे हैं, ज़रा उस पर भी रोशनी डालिए। कॉम्प्लिकेशन बेटे कोई लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। हम जब सिग्नेचर करवाते हैं, बाकायदा एक लीगल पेपर साइन करते हैं वो लोग, क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, इमोशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, तो हम उनसे एक लीगल पेपर विटनेस के साथ साइन कराते हैं। पहले हम उनको पढ़ के बताते हैं कि अगर फ़र्ज करें एक छोटी बच्ची है 22 साल की और उसकी ओवरी जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड, लेट एज में हम मैक्सिमम डोज भी दें तो हमें थोड़े से एग्स मिलते हैं। यंग बच्ची को हम थोड़ा सा ही वो दें डोज तो उसके बहुत सारे एग्स बनते हैं। तो ओवरीज हाइपर स्टिमुलेट हो सकती हैं, उससे थोड़ा सा पेट में पानी पड़ सकता है, थोड़ी पेन हो सकती है, मगर वो वक्त के साथ सेटल हो जाता है। उसको 10 दिन या 15 दिन लगते हैं दोबारा वापस सेटल होने में। तो वी टेल देम एवरीथिंग, हम हर चीज़ बताते हैं कि इस कॉम्प्लिकेशन का हमें पता है, हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो आप परेशान ना हो, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, इसके अलावा कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इमोशनल सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। ख़वातीन को बड़ी ज़रूरत होती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस और नॉर्मल प्रोसेस में भी, प्रेगनेंसी में एक इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं वो खुद को अजीब समझने लग जाती हैं और आफ्टर जिस तरह डिलीवरी भी एक डिप्रेशन और एनजाइटी से गुजर रही होती हैं। मैं चाहूँगी कि इस IVF के दौरान जो इमोशनल सपोर्ट ख़वातीन को चाहिए उस पर भी रोशनी डाल दीजिए, किस तरह फैमिली सपोर्ट करें, हस्बैंड की क्या सपोर्ट होनी चाहिए। देखें, जो भी इमोशनल या उसका जो मेंटल स्टेटस है ना पेशेंट का या उस बच्ची का, वो IVF की कामयाबी और नाकामयाबी का एक मेजर फैक्टर है। ओके, ठीक है। जो ट्यूब्स होती हैं वो भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं स्ट्रेस से, जैसे नॉर्मल प्रेग्नेंट, बहुत स्ट्रेस आप बच्ची को दें तो कई महीने प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। उसकी ट्यूब्स जो हैं वो हाथ अपने अंदर कर लेंगी, पीछे मुड़ जाएंगी, वो अंडा ही नहीं उठाएंगी स्ट्रेस में। अगर आप उसको स्ट्रेस से बाहर कर देंगे तो वो चंद महीनों में प्रेग्नेंट हो जाती है। ये एक नॉर्मल बच्ची की बात बता रही हूँ। लेकिन जो हमारा IVF है, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। यानी पहले 15 दिन उसको इतने हैवी टीके लगते हैं, लाखों के टीके, 5-6 लाख के तो टीके ही लग जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जी कितने फॉलिकल बने उसका स्ट्रेस, फॉलिकल फ्लूइड जब लैब में भेजा उसमें अंडा मिला कि नहीं मिला, फिर अंडे की क्वालिटी क्या है, फिर अंडे में स्पर्म डाला तो अगले दिन फर्टिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, फर्टिलाइज हो गया तो उसकी अरेस्ट तो नहीं हो गई, फिर वो 8 सेल, उसके बाद 16 सेल, 32 सेल्स, इस तरह करके वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी स्ट्रेस में, डॉक्टर भी स्ट्रेस में, पेशेंट भी स्ट्रेस में। अब आप देखें अल्लाह सुब्हानु ताला ने कैसे खामोशी से अंदर सब कुछ हो रहा होता है। हाँ। तो हमारी लैब में हमारे अंडे रोशनी पसंद नहीं करते, शोर पसंद नहीं करते, और जो है कोई भी, बहुत से लोग हम लैब में नहीं रख सकते। सो वी स्विच ऑफ लाइट्स, खामोश हम करते हैं, खामोशी से सारा काम करते हैं। तो ये एक अमेजिंग अल्लाह सुब्हानु ताला ने, हम वो मिमिक करते हैं ना, हम उस ऐसा माहौल उनको देते हैं नेचुरल, ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली, वही फ्लूइड्स जो माँ के पेट में है, वही उतनी ही परसेंटेज गैसेस की, जो, तो ये एक बहुत हाईली रिफाइंड तरीका इलाज है। फिर IVF की और भी किस्में हैं, जैसे अंडा जो ह्यूमंस का है, आप हैरान होंगी को एक नुक्ते के बराबर है, जो नेकेड आई से नज़र नहीं आता, ठीक है, और उसका साइज छोटा बड़ा नहीं होता। वो फॉलिकुलर फ्लूइड है जिसमें वो तैर रहा है, वो बड़ा होता है, फटता है, एग रिलीज होता है। अब एग को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसके ऊपर एक शेल होता है, जैसे मुर्गी के अंडे का शेल होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक एग के बाहर भी उसको हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। तो कईयों का बड़ा थिक जोना होता है और लोग कहते हैं जी हर चीज़ ठीक है, पता नहीं प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे रही हैं और फुल ऑफ नॉलेजेबल बात कर रही हैं कि मेरा मन नहीं करता कि आपको मैं रोकूं, लेकिन थोड़ा सा टाइम की किल्लत है, इसलिए दोबारा मधु करूंगी, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं इक्सी बताना चाहती हूँ कि इक्सी का मतलब ये है कि हम उसको पियर्स करके स्पर्म को अंदर छोड़ के आते हैं। तो ये एक रिफाइंड, और जब इतनी मेहनत के बाद और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद इमोशनल सपोर्ट ना मिले खातून को, तो आपका मामला फिर बिगड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत मोहब्बत, ख्याल, प्यार और एहसास की ज़रूरत होती है इस मामले के अंदर। खातून को दीजिए, अपनी ख़वातीन का ज़रूर ख्याल रखिए। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ही मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे नाजरीन और बात करेंगे दुनिया में कुछ ऐसे मकामात हैं जो सदियों से इंसानी तजस्सुस का मरकज़ बने हुए हैं। ऐसे ही एक मकाम है जिसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं, जो बहरे ओकेन्यूस के एक वसी इलाके पर मुहित है। ये खित्ता जिसके तीनों कोनों पर बरमूदा, फ्लोरिडा और पुर्तो रिको वाक़े है। इस एक अरसे से देखा जा रहा है कि गैर मामूली वाक़यात, पुरअसरार जहाज़ों की गुमशुदगी और तैयारों के अचानक लापता होने की खबरों के बायस आलमी शोहरत रखता है। कुछ लोग बरमूदा ट्रायंगल को साइंसी वजूहात से जोड़ते हैं तो कुछ उसे मावराई कुव्वतों, एलियंस या फिर वक्त की दरारों का नतीजा करार देते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या वाकई ये इलाका मौत का कुआं है या ये सब इंसानी जहन की इख्तराई दास्तानें हैं? आज हम बरमूदा ट्रायंगल के पीछे छुपे मुहर्रिकात, राजों, साइंसी तज्जियात और अफसानवी दावों का गहराई से जायजा लें। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर हैदर जाफरी साहब। जाफरी साहब, खुश आमदीद कहते हैं वेलकम भाई। में। सर, इंसान की ना तजस्सुस का ये बड़ी सदियों से हम देख रहे हैं कि बड़ा महवर मरकज़ बना हुआ है बरमूदा ट्रायंगल। इसकी हकीकत क्या है? और कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके नंबर से रिलेटेड, कितने तैयारे यहाँ पर गायब हुए, वो भी आप शेयर करना चाहते हैं, उनके बारे में भी बताएं। मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करता हूँ भाई। बात ये है कि सबसे पहले ये समझिए कि जब से अल्लाह ने इंसान को बनाया है, उसको जहन दिया है, तो उसके अंदर जानने का एक तजस्सुस या कुछ जानने की एक हिस्स रख दी है। अब हर इंसान अपने अपने जहन के मुताबिक चीज़ों को जानता है। मैं इसको शुरू करने से पहले ना सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे के फिर आता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। दो लोग हैं, एक का नाम है स्टीफन हॉकिंग्स और एक का नाम है आइंस्टाइन। इन दोनों का दुनिया पे देखने का नज़रिया डिफरेंट है, लेकिन दोनों अथॉरिटी हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो रिलीजन को मानता है, स्टीफन हॉकिंग्स रिलीजन को नहीं मानता। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि दुनिया को बनाने वाला कोई एक है, और स्टीफन हॉकिंग्स कहता है कि दुनिया को खुद से बनी है। दोनों की दलीलें जो हैं वो दोनों काबिल एतबार हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि अगर आपके चेहरे के ऊपर आंखें मौजूद हैं तो आंखों में है नूर, रोशनी, और जो है ना रिलीजन बेसिकली नूर है। और ये आंखें ये बताती हैं कि किसी एक शख्सियत ने ये कायनात बनाई है और उसमें आपको एक्सेस दे दिया है कि आप अपनी आंखों को जहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, जो देखना चाहते हैं जाके देख लें। बिग बैंग से लेके आखिरी दिन तक सारी चीज़ें मौजूद हैं। स्टीफन हॉकिंग्स कहता है कि अगर ये कायनात किसी एक ने बनाई होती तो फिर इस लामहदूद कायनात में हमें लामहदूद एक्सेस भी दिया होता कि हम कहाँ जहाँ मर्जी जा सकते हैं। वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ आप समझें कि ब्रेक है इंसान और कायनात में। यही हाल बरमूदा ट्रायंगल का है कि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़े बड़े नज़रियात दिए हैं, लेकिन सबकी रीजंस वैलिड भी हैं, सबकी चीज़ें वैलिड भी हैं, लेकिन दे आर नॉट कॉन्क्रीट। हमारे पास इसकी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शैतानी ताकतों का गढ़ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये रहमानी ताकतों का घर है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खुद ब खुद ऐसे हो जाता है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक प्री प्लान्ड है। अब इसके ऊपर जो लोग कहते हैं कि ये प्री प्लान्ड है, उसमें वो कह रहे हैं कि देखें बहुत लंबा अरसा हो गया, कोई जहाज़ अब गायब नहीं हुआ, तो क्या उसकी ग्रेविटी अब ख़त्म हो गई है, या क्या जो है वो पहले जो कुछ था वो अब वहाँ पे वैसा नहीं है, या कुछ चेंज हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये बहुत वसी एरिया है, ये 5 लाख से लेके 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, ठीक है, या स्क्वायर माइल का इलाका है। यानी एक तरफ पोर्टो रिको है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ बरमूदा है। अब ये ट्रायंगल को समझिए, ये कायनात में जितनी नेगेटिव पावर्स हों या पॉजिटिव पावर्स हों वो ट्रायंगुलर होती हैं। अच्छा, अहराम मिस्र से लेके और फिर अगर आप डेविड क्रॉस को देखें तो देयर आर 2 ट्रायंस जो आपस में एक दूसरे से फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से वो 6 कोनों वाला स्टार है। यानी अपर डायमेंशन टू द सेकंड डायमेंशन, दीज आर द सिंबल्स ऑफ डायमेंशंस। अब इसके अंदर जो जहाज़ गुम हुए हैं, जो मैं नंबर की बात करना चाह रहा था, बाकी इसके ऊपर इसके तारुफ की बात मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। इसके अंदर जो 3 मेजर इवेंट्स हुए हैं, जो 3 बहुत बड़े इवेंट्स हैं जिसके बाद में इसको हाइप मिली, बाकी छोटे छोटे होते रहे, उनमें एक है फ़्लाइट 194519 और इसको कहते हैं कि फ़्लाइट 19। अब नंबर्स में 19 का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि 1 to 9 गिनती 1 से शुरू होती है और 9 पे ख़त्म हो जाती है। 19 आगाज़ समझा जाता है। जो पहली जो चीज़ हुई है
वो है इनकी। और इसमें एक और चीज़ मैंने आपको कहा था कि दुनिया में जो मेजर नंबर्स हैं 369 के अंदर कायनात के सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, 369 निकोला टेस्ला की ज़िंदगी इसके ऊपर काम करते गुजर गई। अब इसको समझिए कि इसमें जो 5 फाइटर जेट्स गायब हुए थे और एक रेस्क्यू, हर जहाज़ में 2 लोग थे, हर जहाज़ में 2 लोग थे। टोटल 6 जहाज़ थे और 12 लोग इसमें गायब हुए थे। 19 का 9, 6 जहाज़ और जो है वो 12 लोग, 2 + 1 3। इसको आप ऐसे नहीं जाने दे सकते। फिर दूसरा यूएस साइक्लोप्स 1918 में गायब होता है। 1918 में ये गायब होता है। 18 9 और 1918 1 और 9 सीक्वेंस, वो वहाँ पे 19 और ये 1 9 जिसका सीक्वेंस। फिर दूसरा इसमें 300 से ज़्यादा अफराद, 309 अफराद जो हैं वो इसके अंदर जो है वो गुम हुए थे। 3 0 3 और 9 आपको इसमें भी नज़र आता है। फिर इसमें एक और है जो आगे जो इसमें भेजा गया था, एक 2 और स्टार्स हैं, एक स्टार टाइगर और एक स्टार एरियल, ये 2 जहाज़ हैं। ठीक है, स्टार टाइगर जो है वो 30 जनवरी 1948 को गायब हुआ। 30 जनवरी 1948, 3 48 8 4 12 फिर 3। ठीक है, और ये ट्रायंगुलर 3 को समझिएगा, ये मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। फिर इसमें जो मुसाफिर सवार हैं वो 31। ठीक है, 1948 में। दूसरा जो गया है स्टार जो है स्टार टाइगर जिसमें 31 है। स्टार एरियल जो है वो 17 जनवरी 1949, इसमें भी जो है वो 30। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ये ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे राज हैं। ठीक है, और जो मैंने पहले बात की कि अब क्यों नहीं हो रहे, अगर ये ग्रेविटी है, अगर ये कोई ऐसी है तो अब जहाज हैं तो अब क्यों नहीं हो रहे। दिस इज डेफिनेटली समथिंग। Okay. अब एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़, क्योंकि मैं इसको जो है ना हाइप शायद नहीं, मैं बड़ी सीधी बातें करने का आदी हूँ। कोई अक्सर जो है जिसके बारे में यूएफओज के बारे में कहा जाता है कि यूएफओज नज़र आती हैं, तो वो भी तकरीबन इसी एरिया के इर्द गिर्द नज़र आती। मे बी, मे नॉट बी, आई डोंट हैव दी कंक्रीट एविडेंस, लेकिन बरमूदा के अंदर जो है हो सकता है कोई ऐसा कुदरत का राज हो, क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर होनी है, मलहमतुल कुबरा होनी है। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कुनैन ने फरमाया था, फितने तुम्हारे घर ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। और ये जो है ना, ये फितने जो है ना, ये इसी तरह के हैं कि अब ये हो गया, वो हो गया, यानी दुनिया में बड़े बड़े डिज़ास्टर हो रहे होते हैं और उनसे नज़रें हटाने के लिए इस किस्म के इवेंट्स जो है ना वो प्लान किए जाते हैं। इसी तरह आप मीडिया के लोग हैं, आपको स्पेस होलोग्राम टेक्नोलॉजी का, या होलोग्राम टेक्नोलॉजी का तो बड़ी अच्छी तरह आइडिया है ना जी। हो सकता है यूएफओज जो हैं ये स्पेस होलोग्राम टेक्नोलॉजी पे बनी हो, यानी समुद्रों के ऊपर ऐसे करके पूरे शहर नज़र आ रहे होते हैं, बिल्डिंग्स, और वो स्पेस में बनी हुई। या हमें रोज़ जो है वो वीडियोज़ आ रही होती हैं कि देखें खाने काबे में फरिश्ता नज़र आ गया, सुभान अल्लाह कह दें। उस अल्लाह अपनी जगह है, लेकिन हमारी जहन साजी की जा रही है ऑन दी होल, नेशन लेवल के ऊपर नहीं, ग्लोबल लेवल के ऊपर हमारी जहन साजी की जा रही है कि देखें ये है, देखें ये है, ताकि वो जो एजेंडे छुपे हुए हैं वो इसके आगे ये काम कर सकें। बरमूदा ट्रायंगल जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ कोई ना कोई राज ज़रूर है। अब वो राज कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ये जो है ये स्पिरिचुअल पावर्स है, या ये ताकतें हैं, या ये टेक्नोलॉजी है, या ये कुछ और है, या कोई दुनिया में ऐसे कोई एजेंडाज थे जो ग्लोबल कंट्रोलिंग से रिलेटेड थे, तो लोगों को वहाँ पे या कुछ ऐसा किया गया है। इसकी अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। कहानियाँ सुनानी बड़ी आसान है कि जी ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, कहानियाँ बहुत आसान है, मैं भी बहुत अच्छी कहानियाँ सुना सकता हूँ। लेकिन ये है कि इस वक्त जो समझा जाए बरमूदा को, तो ये कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पे जो साहिबुज़्ज़मान, मौला साहिबुल असर व ज़मान स्पिरिचुअल पावर्स का ये ख्याल है वो भी कि शायद ये यहाँ पे वो है। हो सकता है ईसा अलैहिस्सलाम का कोई इम्पैक्ट हो सकता है किसी जो है पुराने नबी का कोई इम्पैक्ट हो जो इसमें है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो। अब आ जाते हैं कि इसमें एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि इसमें जो है वो इसकी तहकीक चूँकि मफरूज़ों के ऊपर है, तो इसमें जो है ना ये जो चीज़ें इसमें जाती हैं
उसमें ये भी कहा जाता है कि इसमें हो सकता है कि जितने जहाज़ गए हैं इसमें नेविगेशन की गलतियाँ हो सकता है कि उनके वो जो जहाज़ों के वो कंपास होते हैं, कंपासेस वो उस तरह काम ना कर रहे हो सकता है कि कोई आपके वो जो सिग्नल फ्लक्चुएशंस या सिग्नल ब्रेकआउट होते हैं उसकी वजह से ये जहाज़ जो SOS सिग्नल दिए बगैर गायब हो गए और कहीं समुद्रों में चले गए। यहाँ पे समुद्र का जो बहाव है वो भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है। फिर बिल्कुल, ये बहुत सारे मुमकिनात हैं, इस पर हम आने वाले शो में मजीद भी जो है वो बात करेंगे, आपको ज़हमत भी देंगे। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपकी आमद का। तो नाजरीन, ये था हमारा इस वीक का आखिरी प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।